नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन नारा। हम दोनों इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में और भारत मंडपम में इस वक्त G20 के थर्ड सेशन की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्क के नेता इस वक्त मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए और कैसे जो लोग गरीबी से बाहर निकल सके और सभी मिलकर एक साथ तरक्की कर सकते हैं। बहरहाल उससे पहले कल जो डिनर हुआ था पवन, उसकी बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आई हैं और पवन के पास तस्वीर भी मौजूद है और उसके पॉलिटिकल मायने क्या है उसके भी हम बात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार, इसके अलावा अर्जुन, हम देख सकते हैं हेमंत सोरेन है और Hey guys, this is me Yadram Kewat and you're watching me on News India Reaction. I'm back with another video और आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के स्पीड तो चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय इट। हो या बाकी कोई अन्य दल, यहाँ पर एक तस्वीर है, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कर पाए तो, जिसमें आपको नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन दिखाई देंगे, साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। स्क्रीन पर आपको फोटो भिजवा देंगे, हम दिखाएंगे आपको। लेकिन ये केमिस्ट्री देखने में इंटरेस्टिंग है जब जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की मौजूदगी में नीतीश कुमार से मुलाकात करवा रहे हैं और मुलाकात करवा रहे हैं हेमंत सोरेन से। सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऋषि सुनक कल डिनर के दौरान बेहद उत्साहित थे, खुश थे और वो सभी उन कलाकारों के पास पहुंचे जिनको निमंत्रित किया गया था, जिसमें एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूं, जिसमें सभी जो कलाकार हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इस फोटो में आपको ऋषि सुनक के साथ हेमंत सोरेन दिखाई देंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू दिखाई देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो न सिर्फ भारत दिखाया, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिखाई। बिल्कुल पवन, देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत में डेमोक्रेसी को लेकर राहुल गांधी अब भी विदेश दौरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो बाइडेन के साथ, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा, हेमंत सोरेन की मुलाकात करवाई, नीतीश कुमार की मुलाकात करवाई, इसी तरह से जो सुक्खू हैं, जो कि एकमात्र कांग्रेसी आप कह सकते हैं सीएम है, जिन्होंने कल शिरकत की थी, उनसे भी मुलाकात करवाई। उससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें हर एक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जगह सबकी है। बिल्कुल। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे तो वो अक्सर बताते हैं, जैसे तस्वीरें थी नालंदा विश्वविद्यालय की बैकग्राउंड पर, जब राष्ट्रपति सभी मेहमानों को डिनर के लिए रिसीव कर रही थी, तब भी ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय व्यवस्था थी। और वैसी ही बात हम समझ सकते हैं कि जब राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करवाई होगी तो बताया गया होगा कि ये नीतीश कुमार हैं, ये जेडीयू से आते हैं, ये हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, ये कांग्रेस से आते हैं। तो एक नैरेटिव है जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, और एक सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे कहा जाता है कि विविधता में एकता है। यहाँ पार्टियों की विविधता देखकर अमेरिकन जरूर सरप्राइज होते हैं, जहाँ बाई पार्टीजन सिस्टम है, 2 पार्टियां हैं, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां 5 हैं और बाकी गिनती करें तो 2,500 से ज्यादा पार्टियां हैं, जिनमें से कुछ पार्टी नॉन फंक्ट भी हैं। तो इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ मतदाता हैं। बिल्कुल वो वाइब्रेंसी कल डिनर पे दिखाई दी, प्रेजेंस के तौर पर और मेन्यू के तौर पर। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से हम अलायंस की बात होती है, इंडिया अलायंस की, क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस के सिर्फ अगर बात की जाए तो एक ही मुख्यमंत्री आए, सुखविंदर सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि उसके जो घटक दल है, जैसे कि स्टालिन की हम बात करें, डीएमके के जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, और इस रीजनल पॉलिटिक्स के अलावा अमित, अच्छा अब आपको तस्वीरें दिखाएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो तस्वीरें ट्वीट की है, वो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकातें हुई थी कल डिनर के दौरान। कई बड़े बड़े नेता उसमें तो मौजूद थे, लेकिन अलग अलग इलाकों से या अलग अलग क्षेत्रों से भी जो आते हैं, उनकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये जो डिनर की तस्वीर है वो अपने आप में ये बताती है कि किस तरह से, और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, वीडियो भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और कल का जो डिनर का मौका था, एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल गैदरिंग थी, जहां पर तमाम जो मुख्यमंत्री आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, और इनवाइटेड जो मुख्यमंत्री थे, जिसमें मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन की मुलाकात करवाई। और इस मुलाकात में आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कंधे पर हाथ रख के सुखविंदर सुक्खू से बात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात, उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो बाइडेन से, वो अपने आप में बताता है कि
जो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनका विपक्ष के विचारधारा से एक अलग कह सकते हैं कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद उनका कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर ये एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो G20 समिट के जो नेता हैं वो सभी मौजूद हैं, किस तरह से डिस्कशन चल रहे हैं वो वीडियो ट्वीट किया है। और 1 घंटे पहले जो प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर पहुंचे थे, समाधि स्थल पर पहुंचे थे और सबके हाथ में वॉर था। तो सोचिए, वैश्विक शक्ति भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स में एक गांधी को नमन कर रही थी। तो ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा संदेश जो हम बोलते हैं ना, इंक्लूसिव, सबका साथ सबका विकास, जो और गांधी की जो विचारधारा है, शांति, पीसफुल वे फॉर एवरीथिंग, यानी आपको एक शांति का पथ लेना चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिनर के दौरान विपक्षी पार्टियों को और साथ ही साथ जो विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री उनको साथ में लाकर एक जगह पर इकट्ठा किया, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश गया पूरी दुनिया के लिए। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी जुड़े हैं। शशांक जी, देखिए, डिप्लोमेसी की तो बात करेंगे, लेकिन कल जो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक जो हमें घरेलू डिप्लोमेसी देखने को मिली, जहां पर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हैं, जो कि नॉन बीजेपी पार्टी से आते हैं, स्टेट से आते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, स्टालिन हो गए, सुखविंदर सुक्खू आ गए। ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कल पूरे दुनिया के सामने दिया है। देखिए, ऐसा है कि जो विदेश सरकारें हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, उन सबको मालूम है पूरे तरीके से कि भारत के अंदर किस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत है। ये बात और है कि कहीं चाहे एनजीओज हो, चाहे और ग्रुप्स हो, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हो या और ऑपोजिशन ग्रुप्स भारत में है, तो वो हो सकता है कभी कभी ऐसा वहां पर वार्तालाप करते हो कि भाई कुछ कमी आ रही है, तो पहले उनको मिलती थी ज्यादा अहमियत, वो अब नहीं मिल पा रही है। तो वो उसके दिखाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो सब विदेश जो भी हमारे नेता हैं और पार्टीज के, उन सबको मिला के रखा है और ये बहुत अच्छी बात करी है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी तरह का डाउट रहा भी हो, कोई शक शुबा रहा भी हो किसी राष्ट्राध्यक्ष के मन में, तो वो इस बात से दूर हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि उनके एम्बेसीज हों, चाहे उनके अपने और तरीके हों, वो सब मालूम होगा उनको कि भारत में कितनी मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है। बिल्कुल। अच्छा पवन, आपका भी एक सवाल था। बिल्कुल, एसटी मुनि साहब हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, G20 की साइडलाइंस पर जो रेल रूट और रेल एंड सी लिंक की बात की है, जिससे भारत, यूएई, इटली, फ्रांस, पूरा यूरोप और अमेरिका तक कनेक्ट होगा, ये किस तरह से एक गेम चेंजर परियोजना साबित हो सकती है, भारत के लिए अचीवमेंट साबित हो सकती है, खासकर तब जब चाइना एक अपना बॉर्डर और बना रहा है, लेकिन दोनों के अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। जरा वो समझा दीजिए। देखिए, अप्रोच में जो फर्क है उसको जयशंकर ने भी बहुत जगह कहा है और मोदी जी ने भी बहुत जगह कहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जो सॉवरेनिटी को इंटरफियर करे। उसका इंडिकेशन सीधा था कि जो BRI प्रोजेक्ट है वो और देशों की सॉवरेनिटी को इंटरफियर करता है, खासतौर से हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें। दूसरा, उन्होंने जो पॉइंट किया था कि वो कंट्रीज को डेट से बर्डन नहीं करे, उसको उनके ऊपर लोन का बोझ नहीं लाद दे। तो ये दोनों बातें डिस्टिंक्टली ये अंडरलाइन करती है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये BRI से अलग प्रोजेक्ट होगा और एक तरह से ऑल्टरनेटिव हाईवे होगा जो कम्पीट करेगा BRI से। BRI ने पहले ही यूरोप से जोड़ लिया है अपने आप को, सेंट्रल एशिया से होते हुए, इसलिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें एक ऑल्टरनेटिव रूट बन जाएगा यूरोप जाने के लिए, लेकिन चीन से नहीं, वो भारत से होगा। उसमें जो बड़ी अड़चन आएगी, अगर रेल रोड बिछाई जाए तो पाकिस्तान और ईरान दोनों से उसको जाना होगा और उसमें दिक्कतें आएगी। हिंदुस्तान, भारत को भी दिक्कतें आएगी, उसमें अमेरिका को और सऊदी अरेबिया को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो अल्टरनेट निकाला है वो सी रूट से भारत से लेके सऊदी अरेबिया तक और उसके आगे रेल रोड चला जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है, अभी इसको एक्सप्लोर करना है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की उसमें जरूरत होगी, कहाँ से पैसा आएगा, लगाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। बताया कि एक आइडिया है,
उसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक आइडिया ये भी था कि आखिरकार किस तरह से G20 को सफल बनाया जाए, जहां पर कि एक G7 ब्लॉक था, एक रशिया और चाइना का ब्लॉक था जो यूक्रेन और उसकी समस्या को लेकर लगातार एक दबाव पड़ रहा था और लगता था कि क्या लीडर्स डिक्लेरेशन आएगा। भास्कर बालकृष्ण जी, एक बात बताइए कि जो डिक्लेरेशन आया है एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसको भारत के डिप्लोमेट्स ने और साथ ही यहाँ की लीडरशिप ने पूरा किया, और शायद ये मुमकिन नहीं होता अगर इसमें प्रधानमंत्री खुद इसमें आकर हस्तक्षेप नहीं करते और लीडर से बात करते। ये तो डिक्लेरेशन, ये अचीवमेंट है टीम इंडिया का। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें काफ़ी एंगेज हुए हैं, लेकिन हमारी जो डेलीगेशन है वो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे दोस्तों से मिलकर ये अचीवमेंट हुआ है। और इसमें ये खास बात है कि जो बाली डिक्लेरेशन में है, जो रेफरेंसेस है यूक्रेन और रशिया को, वो नेगेटिव टर्म्स में था, कंडमनेशन, रिग्रेट वगैरह। इस बार डिक्लेरेशन पॉजिटिव टर्म्स में लिखा गया है, लैंग्वेज जैसे अपहोल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर वगैरह। तो ये पॉजिटिव लैंग्वेज में अगर हम ये रिफ्लेक्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, तो अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है किसी भी डेलीगेशन को ऑब्जेक्ट करने के लिए। वैसे तो ये जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं मीडिया में, ये कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न यूएस एंड यूरोपियन वो शायद थोड़ा मॉडरेट किया उनके। पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, इस वक्त G20 का एक सेशन है, जो आखिरी सेशन है वो चल रहा है। इसका अगर हम आकलन करें, क्योंकि अब लोगों में उत्सुकता ये है कि G20 से हमने हासिल क्या किया, कितना सफल आयोजन अभी तक आप मानते हैं, और क्या भारत के सामने जो एक कंसेंसस बनाने की चुनौती थी, ग्लोबल वन वर्ल्ड वन फैमिली की जो हम बात करते हैं, क्या हम वो अचीव कर पाए? मेरे विचार में जो सबसे बड़ी बात हमने हासिल की वो ये कि हमने करके दिखाया जो हम चाहते थे करना। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये G20 समिट भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर है, और मैच जीतने के लिए एक अच्छा कप्तान होना चाहिए जो अच्छी टीम बनाए। तो पीएम मोदी जी ने एक इतनी अच्छी टीम बनाई, उसने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाया। यहां तक कि जो डिक्लेरेशन था वो फाइनल डे के पहले ही यूनानिमसली एक्सेप्ट हो गया, और उस डिक्लेरेशन में इतनी अच्छी बातें गई। भारत ये चाहता था कि ग्लोबल साउथ की जो मुश्किलातें हैं उनको टैकल किया जाए, और साफ तरह से इस डिक्लेरेशन में ये दिशा दिखाई गई है कि किस तरह से अब G20 कार्य करेगा ताकि विश्व का भला हो, और खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ का हो। अगर आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ें तो आप ये कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन डिक्लेरेशन। प्रभु जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम होने की वजह से मुझे ज़कीर उर्फ साहब को भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़कीर रहमान साहब, जिस तरह से एक कॉरिडोर की बात सामने आई, देखिए G20 तो हुआ ही, लेकिन साथ ही भारत ने एक नया लीप लिया है जिसमें भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों मिलकर एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बायलैटरल संबंधों से आगे जाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो सऊदी या फिर कहीं मिडिल ईस्ट को भारत के और करीब लेकर आ रहा है। ये इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह से चेंज करने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक्चुअल बात ये है कि ये एक बहुत पुराना आइडिया था। भारत और अरब महाद्वीप के जो ताल्लुकात हैं वो सदियों पुराने हैं, और पहले से ही भारत से यहाँ यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका में या अफ्रीका में जो है वो ट्रेड हुआ करते थे। अगर आप देखें, इस्लाम आने से पहले भी यहाँ से मोती और स्पाइसेस और सिल्क, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से जाया करती थी यूरोप में और इन अफ्रीका के देशों में। तो ये एक बहुत पुराना रूट था जिसको अंग्रेजों ने कंट्रोल किया जब उन्होंने अपना कॉलोनाइज किया भारत को भी और उस एरिया को भी। ये तो प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हमने उस रूट को रिवाइव करके अब और एक IMEC या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि
वो जो BRI वगैरह जो है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये भारत का जो हमारा ट्रेड है उसको आगे बढ़ाएगा, और उसके अलावा एक मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन देश हैं उन लोगों को और हमारी तिजारत को आपस में फरोग देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। यहाँ से आप देखिए कि ये बाई शिप रास्ता बनाया है उन्होंने यूएई तक, और फिर यूएई से सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल हैफा, और फिर वहां से वो यूरोप की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आज से 1 साल या 1.5 साल पहले इंसान सोच भी नहीं सकता था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो उन्होंने पिछले 1 साल में ये काम प्रभुदयाल जी, एक सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं। जिस तरीके से पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरह से सहमत नजर आता है, भारत में प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो क्या ये जो रोड एंड शिपिंग लिंक है, क्या ये इनिशिएटिव उसी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट होकर भारत आती है तो उसके लिए एक सप्लाई लाइन सिक्योर की जा सके? और ये कितना फ्यूचरिस्टिक है, या बहुत जल्द, या कहें कि 5-10 साल की परियोजना है, या फिर ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट से ये अब बहुत आगे जा चुका है। अब ये इस फेज में आ गया है कि इसको रियलाइज किया जाएगा और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। जैसा आपने कहा, अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोकेट होंगे, तो हमें चाहिए कि जितनी कन्वीनियंट रूट्स हम बना सकें इनके शिपमेंट के लिए, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है खास तौर पे यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ, ये जो कॉरिडोर अब बनाया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि जैसे चीन का वो ब्रिक्स है, वो BRI था, और उसके अलावा जैसे चीन कोशिश करता है कि सिर्फ उसी के कंट्रोल में सब प्रोडक्शन रहे, उससे अब बहुत हट के बात होगी। मेरे ख्याल में चीन की आंखों में ये जो अचीवमेंट्स हैं ये अब चुभ रहे हैं। उनको, चीन को अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरह से इंडिया की इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है और ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ इंडिया इतनी ज्यादा होते जा रही है। बिल्कुल, और चीन को ये बात भी खटक रही होगी कि आखिरकार जिस डिक्लेरेशन को लेके पवन लगातार ये अटकलें चल रही थी कि डिक्लेरेशन आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूक्रेन को लेके जिस तरह के मतभेद पैदा हो गए थे, रशियन ब्लॉक था एक तरफ जिसमें चाइना शामिल था, G7 ब्लॉक था जिसमें अमेरिका और बाकी देश शामिल थे, लेकिन 200 राउंड की मीटिंग हुई, 200 राउंड की नॉन स्टॉप मीटिंग, और एक रात के अंदर चीन और साथ ही रूस को मना लेना। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।